हेलो हाय आदाब सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज आज जब 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। और आज लेकर आया हूं आप लोगों के बीच में CPR यानी कि करंट पल्स रेडियो। आप लोगों से कहना है गुड मॉर्निंग माय DY फैमिली। ये सारी की सारी खबरें मैं आप लोगों के पास लेकर आता हूं BBC हिंदी के माध्यम से और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज लेकर आया हूं एक और ताज़ा तरीन खबर, राहुल गांधी क्या एक ब्रांड बन पाए हैं। फैजल मोहम्मद अली का ये एक आर्टिकल है, इसके जरिए मैं आज आप लोगों से बात करूंगा। भारत में कम होती सर्दी के बीच चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ एनडीए दिन ब दिन मजबूत होता दिख रहा है तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया की गांठ ढीली पड़ने की बात कही जा रही है। 2024 के आम चुनाव में मुख्य मुकाबला नरेंद्र मोदी की सत्ताधारी बीजेपी और 50 से कम सीटों तक सिमट चुकी कांग्रेस पार्टी के बीच ही दिख रहा है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ज्यादातर राजनीतिक भाषणों में नेहरू, इंदिरा, राहुल गांधी और कांग्रेस पर केंद्रित रखा है। लोकसभा के अंतिम सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने लंबे भाषण में जवाहरलाल नेहरू के कथित आरक्षण विरोधी नजरिए और भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न न दिए जाने का जिक्र किया। वहीं कांग्रेस पार्टी का नाम लिए बिना आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकान करार दिया। राहुल गांधी को हमेशा की तरह उन्होंने युवराज कहा। मोदी ने राहुल को ऐसा नाकाम नेता बताया जो ना तो लेफ्ट हो रहा है और ना ही लॉन्च हो रहा है। मोदी और उनकी पार्टी के दूसरे नेता कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी लगातार उनके ऊपर वो प्रहार करते रहे हैं। राहुल गांधी की एक खास तरह की इमेज को बनाने की भी कोशिश करते रहे। सवाल है कि आखिर ऐसा करने के पीछे क्या कारण हो सकता है। एक वजह तो ये हो सकती है कि कांग्रेस अब भी सत्तारूढ़ बीजेपी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें कम मिली थी लेकिन उन्हें तकरीबन 20% वोट मिले थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर BBC से बातचीत में राहुल गांधी पर लगातार सियासी हमले के बारे में कहते हैं। वर्तमान समय में राहुल गांधी उन गिने चुने नेताओं में से हैं जो मुल्क के हालात को लेकर दूर तक सोच रहे हैं और बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं। ब्रांड गुरु संदीप गोयल मानते हैं कि राहुल गांधी कुछ ना कुछ सही कर रहे हैं और कांग्रेस अगर आज भी मैदान में है तो उसकी बहुत बड़ी वजह ब्रांड राहुल है। मुंबई से टेलीफोन पर BBC से बातचीत करते हुए संदीप गोयल कहते हैं नरेंद्र मोदी के मुकाबले हालांकि ब्रांड राहुल बहुत ही छोटा ब्रांड है, नरेंद्र मोदी से ब्रांड मोदी तक। मगर इसके साथ ही वो एक सवाल भी जोड़ देते हैं, वर्तमान समय में राजनीति के मैदान में क्या कोई भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी की तुलना में खड़ा हो सकता है। तारिक अनवर के दावे या फिर संदीप गोयल की बात को अगर सही मान लें तो अगला सवाल उठता है कि राहुल गांधी किस तरह से बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी भी चौंक गए थे। बात कोई 6 साल पुरानी है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी थी। राहुल गांधी कह रहे थे आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आप मुझे अलग अलग गाली दे सकते हैं मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना भी गुस्सा, इतनी सी भी नफरत, इतना सा भी क्रोध नहीं है क्योंकि मैं कांग्रेस हूं। ये सब कांग्रेस है और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। भाषण के खत्म होने के फौरन बाद वो प्रधानमंत्री मोदी की सीट की तरफ बढ़े और उनके गले लग गए। समाजशास्त्री शिव विश्वनाथन ने इस क्षण को इतिहास का दोहराना बताया था जब विरोधी दल अहम मौकों पर भेदभाव भूल जाते थे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी सोनिया गांधी का बहुत आदर करते थे, आज राहुल गांधी ने उस इतिहास की याद दिला दी। ये आपको बताता है कि ऐसा बहुत सारा इतिहास है जिन्हें मोदी को समझना होगा। हालांकि बाद में अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने राहुल के गांधी के गले लगने को गले पड़ना बताया। मोहब्बत की दुकान, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद, खासतौर पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बीजेपी के राजनीतिक अभियान के केंद्र में रहा है। इसके जवाब में राहुल गांधी की जुबान से मोहब्बत की दुकान और विचारधारा की लड़ाई जैसे शब्द पिछले चंद सालों में बार बार सुने जाते रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इनके माध्यम से वो राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि हाल की उनकी दोनों यात्राओं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पीछे शायद यही सोच काम कर रही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने दिसंबर में हुई पार्टी की स्थापना दिवस रैली के दौरान नागपुर में कहा था, लोगों को लगता है कि राजनीतिक लड़ाई है सत्ता के लिए मगर इस लड़ाई की नींव में विचारधारा है, प्यार बांटते चलो। मगर राहुल गांधी अपनी कांग्रेस पार्टी को धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाले खेमे में रखते हैं जो उनके अनुसार RSS, बीजेपी जैसी नफरत फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ खड़ी है। राहुल गांधी का मानना है कि उनकी विचारधारा प्यार बांटने में यकीन रखती है जिसके लिए उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है। वो कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की, और सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ।
ये मत सोचिए कि ये सिर्फ राहुल गांधी बोल रहा है, ये पूरा का पूरा संगठन है जिसने देश को आज़ादी दिलाई। महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अम्बेडकर जी, आज़ाद, इन सब ने मोहब्बत की दुकान खोली थी और वही हम कर रहे हैं। भाषण के एक हिस्से में उन्होंने बीजेपी के लोगों को भी मोहब्बत की दुकान खोलने की दावत दी। बीजेपी ने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान को नफरत का मॉल करार दिया। एक ऐसी जगह जहां बीजेपी के अनुसार परिवारवाद, जातिवाद, नफरत और तुष्टीकरण जैसी चीजें मिलती हैं। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक मनोज शर्मा मानते हैं कि राहुल गांधी को लगता है कि भारत इन्हीं विचारों की नींव पर खड़ा है। जाने माने चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज अभियान के संयोजक प्रशांत किशोर राहुल गांधी की इस समय हो रही यात्रा को सही नहीं बताते हैं। वो कहते हैं जब आपको मुख्यालय में होना चाहिए था तब आप यात्रा लेकर क्षेत्र में हैं। जनता दल के महासचिव केसी त्यागी कहते हैं धर्मनिरपेक्षता सिर्फ आरएसएस को गाली देना नहीं है, ना ही धर्मनिरपेक्षता मुस्लिम परस्ती है। ये एक संपूर्ण प्रक्रिया है जो आज़ादी के आंदोलन से तैयार हुई है। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा इसके लिए वॉक द टॉक की जरूरत है, यानी जो कह रहे हैं उसे करके दिखाने की। इस सिलसिले में वो मुलायम सिंह यादव की मिसाल देते हुए कहते हैं जिन्हें बाबरी मस्जिद को बचाने की कोशिशों के लिए भारी विरोध झेलना पड़ा था, या जिस तरह के हालात का सामना पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए किया, जिसके कारण उनकी सरकार तक गिर गई। केसी त्यागी की पार्टी हाल तक कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन हाल ही में उनके नेता नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया और अब जेडीयू एनडीए में हैं। बीबीसी की केसी त्यागी से बातचीत तब हुई थी जब उनका दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा था। राहुल गांधी भले ही आरएसएस और बीजेपी पर हमले करते रहे हों, लेकिन खुद उन पर और उनकी पार्टी पर सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलने के आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस और सॉफ्ट हिंदुत्व। वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली धर्मनिरपेक्षता और सॉफ्ट हिंदुत्व की बात को राहुल गांधी के पिता के समय से ले जाते हैं। वो कहते हैं राजीव गांधी ने एक ही साथ हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू किया था। बीबीसी से बातचीत में वे कहते हैं राजीव गांधी पहले गरीब मुस्लिम महिला शाबानों के पक्ष में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए कानून लाए। जब उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा तो उन्होंने दशकों से बंद बाबरी मस्जिद का ताला भी खुलवा दिया था। कुर्बान अली धर्मनिरपेक्षता के नाम पर राहुल गांधी के संघ विरोध में भी विरोधाभास देखते हैं। बीबीसी से बातचीत में वो कहते हैं कि एक तरफ तो वो आरएसएस का विरोध धर्मनिरपेक्षता के नाम पर करते हैं और दूसरी तरफ गुजरात विधानसभा के लिए अपना चुनाव प्रचार एक मंदिर से शुरू करते हैं। खुद को शिव भक्त जन उधारी ब्राह्मण बताते हैं और दूसरी तरफ जातीय जनगणना की बात भी आजकल कर रहे हैं। खुद को उच्च कुल का दत्तात्रेय ब्राह्मण बताने का राहुल गांधी का ये अकेला प्रयास न था। तकरीबन 5 साल पहले 2019 के लोकसभा चुनाव को कुछ ही महीने बाकी थे। कांग्रेस तब निचले सदन में 44 के आंकड़े पर थी। राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष थे। समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक तस्वीर जारी की। राजस्थान के पुष्कर में मंदिर में टीका लगाए पंडितों से घिरे पोथी देखते राहुल गांधी। बाद में मंदिर के एक पुजारी के हवाले से छपी खबरों में कहा गया कि राहुल गांधी ने अपना गोत्र दत्तात्रेय बताया और ये भी कहा कि वो कश्मीरी ब्राह्मण हैं। राहुल गांधी की गोत्र और जाति वाली तस्वीर को पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने इस संदेश के साथ शेयर किया कि बीजेपी को और कितने प्रमाण चाहिए। राहुल गांधी पर आरोप है कि एक तरफ वो जातिगत जनगणना करवाने की बातें करते हैं जिसके मूल में समाज में जाति के नाम पर फैले भेदभाव को खत्म करना है, और दूसरी तरफ वो खुद को ब्राह्मण बताकर पुरानी जातिवादी लकीर को और गहरी कर रहे हैं। बिहार सरकार के जाति जनगणना करवाने और उसके आधार पर आरक्षण बढ़ाने के फैसले के बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि केंद्र में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो देशव्यापी लकीर को और गहरी कर रहे हैं। बिहार सरकार के जातिगत जनगणना करवाने और उसके आधार पर आरक्षण बढ़ाने के फैसले के बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि केंद्र में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो देशव्यापी स्तर पर जाति जनगणना करवाएंगे। जाति के सवाल को लेकर अगर राहुल गांधी की नीति साफ नहीं दिखती तो सांप्रदायिकता के मसले पर भी उनका या उनकी पार्टी का रवैया अक्सर खामोशी वाला रहा है। मिसाल के तौर पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार ने हिंदू मुस्लिम हिंसा मामले में मुआवजे को लेकर दो समुदाय के लोगों से दो तरह का व्यवहार किया। बस्तर में ईसाई धर्म को मानने वाले आदिवासियों को गांव में शवों तक को दफनाने से रोका जाता रहा है और पुलिस पर आरोप लगा कि वो मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हिंदू राष्ट्र के पैरोकार विवादित गुरु धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में दिखे। इन मामलों में कभी भी राहुल गांधी का कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया। इन सब कारणों से कांग्रेस पर सॉफ्ट हिंदुत्व के आरोप लगते रहे। हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है
जिसमें आज़ादी के आंदोलन के समय से ही वामपंथ से लेकर दक्षिणपंथ की तरफ झुकाव रखने वाले नेता साथ साथ काम करते रहे हैं। कॉर्पोरेट जगत और राहुल गांधी सूट बूट की सरकार, हम दो हमारे दो, मोदी सरकार नहीं, अडानी अंबानी की सरकार जैसे नारों के साथ मोदी पर हमले करते रहे हैं। लेकिन इससे यह भी संदेश गया या फैलाया गया कि राहुल गांधी कॉर्पोरेट विरोधी हैं। दिल्ली से सटे दो गांव भट्टा पारसोल के किसानों को जमीन मुआवजे के मामले या फिर ओडिशा के नियमागिरी में खनन रुकवाने के आंदोलन में राहुल गांधी आगे आगे दिखे थे। दोनों आंदोलन में उनके शामिल होते वक्त केंद्र में उनकी पार्टी की ही सरकार थी। हालांकि दोनों मामलों का सीधा संबंध केंद्र सरकार से नहीं था। भारत के एक बड़े कॉर्पोरेट घराने में ऊंचे पदों पर मौजूद एक व्यक्ति कहते हैं कि राहुल 1960-1970 के दशक की राजनीति कर रहे हैं। भारत की आर्थिक प्रगति का कोई मॉडल उनके पास नहीं है। मुंबई स्थित औद्योगिक घराने के अधिकारी का कहना है कि यह पूंजीवाद के बाद पोस्ट कैपिटलिस्ट का दौर है, जिसमें हर व्यक्ति की एक आकांक्षा है। राहुल गांधी के पास इसका जवाब नहीं है। वो भारत को आने वाले दिनों में कहां देखना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी इस सपने को जगाने में सक्षम है। कॉर्पोरेट क्षेत्र से जुड़ी हुई और कई मैनेजमेंट स्कूलों में पढ़ाने वाली जयश्री सुंदर कहती हैं कि बिजनेस घराने सबको लेकर थोड़े चिंतित जरूर हुए होंगे। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह इसका बचाव करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं है। वो कहते हैं, हम जानते हैं कि इससे रोजगार पैदा होता है और हमारी दल की सरकारों ने देश में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की और फिर उसे आगे भी ले गए। दिग्विजय सिंह से हमने इसे एक सवाल में पूछा था कि आज राहुल गांधी जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी पर गौतम अडानी को लेकर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं, एक समय कांग्रेस और धीरूभाई अंबानी के संबंधों को लेकर इसी तरह के सवाल दूसरे भी उठाते रहे थे। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हम यानी कि कांग्रेस पार्टी चंद हाथों में पैसों के जमा हो जाने के विरोध में है। उद्योग या व्यापारिक घरानों की प्रगति को लेकर हमारी नीति हमेशा साफ रही है। हम इसको आगे जाते देखना चाहते हैं। दूसरी ओर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अतुल अंजान ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के बक्सर क्षेत्र और दूसरी कुछ सीटें इसलिए वामपंथी उम्मीदवारों के लिए नहीं छोड़ी क्योंकि पार्टी खनन लॉबी के साथ थी। कांग्रेस में विचारधारा की फिसलन की बात पर वो जोर देकर कहते हैं, दुविधा ये है कि नेहरू की सोशलिस्टिक पैटर्न को अपनाया जाए या मनमोहन सिंह के समय लागू किए गए बाजारवाद को। दोबारा खबरें लेकर जरूर आऊंगा आप लोगों के पास। ज्ञानवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। थैंक यू सो मच।